अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में मेरे बच्चे हमने ये डिस्कस करना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सिमिलरली आप जब किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसको आप मेथड ऑफ रबिंग भी कहते हो। सिमिलरली चार्ज ड्यू टू कंडक्शन क्या होता है, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है। एक छोटा सा लेक्चर है, इसको हमने लेक्चर नंबर 1 में ही मुकम्मल कर लेना था, लेकिन वहाँ पे उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी। ठीक है भैया, तो हेडिंग लगा लो अपने पास, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। देखो बच्चे, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये बात डिस्कस की थी कि चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हमने ये भी देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मतलब प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करेगा, माइनस वाला माइनस वाले को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। फिर हमने ये देखा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कैसे आता है। हमने ये बात देखी कि अगर आप किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लो या उसे इलेक्ट्रॉन दो, तो हम कहते हैं हमारे पास बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़कर जाएगा तो उस पर चार्ज प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन बॉडी के पास इजाफी आएगा तो उसके ऊपर चार्ज माइनस में आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन बॉडी के पास से जाएगा तो प्लस ई, दो जाएंगे तो प्लस 2e, 3 जाएंगे तो प्लस 3e, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस ई, दो आएंगे तो माइनस 2e, 3 आएंगे तो माइनस 3e। यहां तक की सारी बात मेरे बच्चे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले कि हमारे पास कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चे, आपने ये बात पढ़ी होगी, अभी हम जाहिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली फ्लो कर सके, जिसमें से करंट आराम से फ्लो कर सके। ऐसे कोई भी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है, पास करा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कोई एलिमेंट जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो ना होने दे, इलेक्ट्रिसिटी को ना गुजरने दे, करंट को ना पास होने दे, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर के पास खास बात क्या होती है मेरे बच्चे, खास बात होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हमारा लेक्चर होता है शुरू। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समझते हैं। मान लो मेरा बेटा, अगर मैं आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एटम के पास एक होता है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेरा बेटा सराउंडिंग में, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में क्या होता है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल 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 घूम रहे होते हैं। बोला ठीक है सर, ये बात हमें पता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसलिए होता है कि इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स। वैसे तो न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। बोला ठीक है सर। अब आप नोट करो, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको शेल में नजर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बाउंड करके रखा हुआ है। कैसे? अगर आप गौर से देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। गौर से सुनते चलना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और आखिर तक कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। न्यूक्लियस और जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान में क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में होता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। क्यों सर? भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल बगल वाले शेल में, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि आपके पास जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको कहते हैं मेरा बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो
बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एट टाइम्स लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। दीज आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें न्यूक्लियस ने होल्ड तो किया हुआ है लेकिन इतने अच्छे से होल्ड नहीं किया हुआ जिनको या किन के मुकाबले में, जो कि अंदर वाले इनके मुकाबले में इसको इतने अच्छे से होल्ड नहीं किया हुआ। ठीक हो गया, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने होल्ड तो किया हुआ है लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया हुआ कि जितने अच्छे से ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब होता क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इसको, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो आपका ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जनाबे वाला, फ्री हो जाएगा। दिस लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रीड। कहां से फ्री हो जाएगा, एटम के अंदर से फ्री हो जाएगा, यानी कि ये यहां से बाहर निकल आएगा और यहां से बाहर निकल के जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर सुनना गौर से, सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोबारा समझाएं। फ्री इलेक्ट्रॉन को समझते हैं दोबारा से बच्चे। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम के स्ट्रक्चर में आपके पास सेंटर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। सराउंडिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। बोला ठीक है सर। न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का होल्ड है ऑन द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स वो कमजोर होता जाता है। तो जो आपके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो बहुत कम होता है, गिरफ्त कमजोर होती है। इनको हम कहते हैं लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करते हैं, बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि आपने नोट किया होगा कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पर भी जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रूम टेम्परेचर में एनर्जी कहां से आती है, सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी एक्वायर करते हैं, सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी एक्वायर करते हैं। बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो मेरे बच्चे ये कहलाते हैं आपके पास क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब और से सुनना। अब मेरा बेटा, हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि आपका कोई भी जो एटम होता है उस एटम के ऊपर आपका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है सर। नेट चार्ज के जीरो होने का मतलब क्या है कि जनाब इसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं, गौर से सुनना, इसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जरा यहां देखो, जब मेरा बेटा ये एक एटम था तो ये एटम आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से क्या मुराद है कि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर थे उतने ही सराउंडिंग शेल में आपके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो पीछे आपके पास स्ट्रक्चर बच गया, अब ये एटम नहीं है, अब ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव आयन है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ चुका है, प्लस ई आ चुका है। क्यों, क्योंकि इसलिए कि अब इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, कम है। जरा सोच के देखो, जैसे हमारे पास सोडियम का एक केस है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉन अभी भी 11 होते हैं। तो प्रोटॉन्स की तादाद एक ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक कम हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पे शुरू में मान लो ये कोई ऐसा एटम है कि जिसके पास, मिसाल दे रहा हूं, 21 प्रोटॉन्स थे और 21 इलेक्ट्रॉन्स थे। और से सुनना, 21 प्रोटॉन्स थे और 21 क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को आपने फ्री कर लिया, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। कैसे फ्री हो गया भाई, इसने सराउंडिंग से कहीं से किसी भी तरीके से एनर्जी एक्वायर करी और ये पहले ही लूजली हेल्ड था, इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिरफ्त कमजोर थी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। तो अब आप सोचो, ये जो पीछे बचा हुआ एटम का स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलोगे भाई, इसमें प्रोटॉन तो अभी भी 21 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 21 नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 20 हो गए। तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। तो गोया ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। ध्यान में रखना,
तो हम बात किसकी कर रहे थे? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या है? वो मटेरियल के जिनमें से इलेक्ट्रिकल चार्ज आराम से गुजर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। ठीक हो गया सर। अब अगर मैं कंडक्टर का आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो कंडक्टर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ना मेरे बच्चे, वो इस तरह से होता है कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से होते हैं? एटम से। तो मेरा बेटा अब वो एटम नहीं रहे होते, वो इस तरह पॉजिटिव आयंस होते हैं। ध्यान में रखना, मतलब कर्नल, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना कंडक्टर्स का, इनको कर्नल्स भी कहते हैं। ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, इनको हम कर्नल्स भी कहते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता समझना, सब समझ में आता जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। सर ये कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस कहां से आए? अब एक कंडक्टर एक मटेरियल था, मटेरियल किसी एटम से मिलके बनता है। तो कंडक्टर के जो एटम थे उनके पास से लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करके निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं? जो कि रैंडमली मूव करते जा रहे हैं इसके अंदर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में रैंडमली घूमते फिर रहे हैं। बोला सर समझ में आ गया। और ये जो प्लस 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 बनाया हुआ है, ये क्या है? दीज आर पॉजिटिव आयंस, दीज आर पॉजिटिव आयंस। ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? ये होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? ये होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस। तो आज के बाद जब भी हमसे पूछा जाए कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कराता है, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकलते चले जाएं। आपने ये बात केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? कि जिसकी स्टेबिलिटी का राज इसके अंदर है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं उसके पास से। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये चाहता है कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स निकलें, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये चाहता है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स हड़प ले। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बीइंग कि मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स रेडिली लूज कर रहे होते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन लूज, थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन लूज। खैर, कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं एटम के पास से। फिर आपने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल जाता है तो वो एटम नहीं रहता, वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब अगर मैं आपसे सोचूं, गौर से सोच समझते हुए जवाब देना, ये मान लो आपके पास एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, गौर से सोच समझ के आपने आंसर करना है। इस कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या होगा? ऑप्शन ए नेट चार्ज होगा पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेट चार्ज होगा नेगेटिव। अच्छे से सोच के, क्योंकि आपको इसमें पॉजिटिव आयंस भी नजर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छे से सोच समझ के बताना है कि कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, कंडक्टर पे नेट चार्ज ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। कंडक्टर पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होगा। अबे सर इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। पॉजिटिव आयंस भी हैं, बिल्कुल हैं। तो नेट चार्ज जीरो कैसे हुआ? अच्छे से समझो, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। देखो फिर वापस आ जाओ इधर। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बना था? फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बना? एटम के पास जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन था कंडक्टर का, वो फ्री हो गया, वो निकल गया। बोला ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये कोई ऐसा एटम था कि जिसके पास 21 प्रोटॉन थे। समझिएगा, मान लो ये मेरा कंडक्टर का स्ट्रक्चर है और इस कंडक्टर में एक ही एटम है बस। ठीक है, आसानी के लिए मान लेते हैं इस कंडक्टर में क्या है? एक ही एटम है, एक से ज्यादा एटम ही नहीं है। पूरे कंडक्टर में वन सिंगल एटम है। बोला ठीक है। और इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 21 है। गोया के इसके पास, सुनना गौर से, गोया के इसके पास एटॉमिक नंबर 21 का मतलब क्या है? इसके पास 21 प्रोटॉन्स हैं। बोला ठीक है। अगर 21 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब इसके पास 21 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोला ठीक है सर। अब ये इस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था या जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने कहीं से एनर्जी एक्वायर करी और एनर्जी एक्वायर करके फ्री हो गए।
और जब फ्री होके निकल गए तो आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और पीछे आपके पास अब वो एटम नहीं रहा, क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया फ्री हो गया, इसका मतलब ये जो इसके बाद रिमेनिंग है इसके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन है और 20 क्या हो गए, सराउंडिंग शेल्स में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये एक पॉजिटिव आयन बन गया जिसको मैंने यहाँ कर्नल का नाम दिया था। और ये आपके पास क्या हो गया, इसी के अंदर से निकल के एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। बोला ठीक है सर। अब अच्छे से सोचो जरा, मैं इस पूरे कंडक्टर की बात कर रहा था ना, यहां पे मैं तो कंडक्टर का नेट चार्ज पूछ रहा हूं। अब मुझे बताओ, इस कंडक्टर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, आ रहा है। इस कंडक्टर में आपको पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है, आ रहा है। इस कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या है, तो नेट चार्ज 0 है। क्यों, नेट चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। तो भाई देखो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्लस ई के बराबर। क्यों भाई, अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इस पे चार्ज आता है प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो चार्ज आता है प्लस 2ई, 3 लूज करती है तो चार्ज आता है प्लस 3। इस एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस आयन के ऊपर चार्ज कितना आया, प्लस ई। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं तो एक और तरह से देख लो, पहले ये एटम था, अगर मैं पूछूं एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है। और कंडक्टर पे भी नेट चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि कंडक्टर एक एटम से ही मिलकर बना हुआ है और तो कुछ हमने माना ही नहीं है। अब एक बात बताओ, इस एटम के पास 21 प्रोटॉन है और 21 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे बच गए, अब मुझे बताओ अभी भी टोटल अगर कंडक्टर की बात की जाए तो कंडक्टर में टोटल अभी भी 21 ही प्रोटॉन है और 21 ही इलेक्ट्रॉन है। बस चेक कर लो, बस वो इलेक्ट्रॉन एटम से जुदा हो गया है लेकिन कंडक्टर के स्ट्रक्चर का तो अभी भी पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अभी भी तब्दील नहीं हुए। ये एक गलतफहमी होती है, बच्चों की जहन में रखना। क्या गलतफहमी होती है, बच्चों को लगता है कि कंडक्टर्स चूंकि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकता है और हमें यह पढ़ाया जाता है कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब कंडक्टर न्यूट्रल नहीं है, कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि गलतफहमी है। कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल अनलेस एंड अनटिल आपको यह कहा ना जाए कि आपने किसी कंडक्टर को चार्ज किया। हां, कंडक्टर एक बॉडी है, आप उसे चार्ज कर सकते हो, मतलब उसे पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हो इलेक्ट्रॉन छीनकर, नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो इलेक्ट्रॉन देकर एक्सेस में। लेकिन होल सोल कंडक्टर की अगर बात की जाए अमूमी हालत में, नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन के होने से नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा। हां, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जिस एटम से आए हैं उसका पॉजिटिव चार्ज भी वहीं मौजूद है। तो जितना इसकी वजह से प्लस चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज होगा। आसान भाषा में कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से टोटल प्रोटॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की गिनती आउट नहीं होती, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस एटम से निकल कर आते हैं वो एटम भी उसी कंडक्टर का हिस्सा होता है। इसको जहन में रख लेना बहुत अच्छे से कि कंडक्टर पे ओवरऑल नेट चार्ज 0 होता है। हां, अगर खुद से कोई चार्ज दोगे तो उस पर वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नेचुरली कंडक्टर पे ओवरऑल नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर पे कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं आता। यहां तक की बात समझ में आती है कि कंडक्टर्स आर गुड फॉर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो कराते हैं। रीजन बिहाइंड कि उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ऐसा नहीं है कि दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। कंडक्टर ऐसे होल क्या होता है, न्यूट्रल। भाई एक के बजाय यहां 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम के जब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते तो उन दोनों का मिला के नेगेटिव चार्ज कितना होता, -2e। तो उन दोनों के आइंस का पॉजिटिव चार्ज कितना होता, +2e। तो कंडक्टर पे ओवरऑल नेट चार्ज अभी भी क्या होता, 0 होता। ठीक है। हाँ, कंडक्टर को आप खुद से चार्ज कर सकते हो। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां खुद से इजाफी लाके डाल दूं, भाई मिसाल के तौर पे ये एक कंडक्टर है, समझना, ये एक कंडक्टर है, यही वाला कंडक्टर है, यही वाला, मतलब यहां पे एक पॉजिटिव आइन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज +e है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और इसका चार्ज -e है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बाहर से कहीं से लाके एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, कर सकता हूं ना मैं, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लिए भी जा सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं कहां से लाया हूं, बाहर से लाया हूं। अब आप बोलोगे कि इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि आपने इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ये भी हो सकता था मैं इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन छीन लेता, ये नहीं देता और ये वाला इलेक्ट्रॉन छीन भी लेता, तो आप कहते हैं इस कंडक्टर पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। छाप लो। इंसुलेटर्स पे थोड़ी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं।
अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे और अब समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंसुलेटर के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिजिडली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। वजह, इंसुलेटर्स आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि उनके पास ये सलाहियत होती है दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो सोचो कि उनकी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसके अंदर बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि अभी जो आपने अपना प्रोसेस पढ़ा था कि एटम के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, उन शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंसुलेटर के केस में न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो गिरफ्त है, न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ऑन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोमिनेंट। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी आपको छोड़ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है इंसुलेटर। अब मेरे बच्चे, हमने देख लिया कि इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर सर्दियों में ये चीज़ नोट करी होगी कि अगर हम सर पे कंघी करें या कंघा करें और बालों में कंघी करें और उसके बाद एक पेज पे उसको लेकर आए, तो आपने देखा है कि पेज उस कंघी से अट्रैक्ट होके ऊपर आ रहा होता है। देखिए आपने ये चीज़, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी कंघी के ऊपर कोई चार्ज आया है। आपकी कंघी के ऊपर क्या आया है? कोई चार्ज आया है। वो कंघी के ऊपर चार्ज कैसे आया? आपने तो कंघी को रब किया था अपने बालों से। ये एक मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। मतलब हम लोग अब तक लेक्चर 1 में ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है कि उससे या तो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं या उसे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं। अब अगली आप हेडिंग लगाओगे मेरा बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगली हेडिंग आपके पास क्या रहेगी? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये सारी की सारी चीजें आपको ज्यादा डिटेल से आपके क्लास 9th में लिखी हुई मिलेंगी या क्लास 10th की फिजिक्स में लिखी मिलेंगी। आपके 11th 12th में आपको ये ज्यादा डिटेल से चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन चूंकि हमने आगे चलना है और चीज़ों को डिस्कस करना है तो हमें ये सारी चीज़ों का रिकॉल होना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है ना, वो है चार्जिंग बाय रबिंग, या इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब? अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? गौर से सुनते चलना। देखो मेरे बच्चे, होता क्या है, सूरत हाल क्या होती है। अभी आपने अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसका? एटम का। आपको ये बात पता है कि हमारे पास किसी भी एटम के अंदर सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस होता है, फिर सराउंडिंग में हमारे पास ऐसे शेल्स हैं, और इन शेल्स में हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर हमने ये बात भी इस्टेब्लिश कर ली कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। साथ ये बात भी पता चल गई कि हर मटेरियल के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बराबर हो ऐसा कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर एक बराबर होती तो फिर सारे ही अच्छे कंडक्टर हो सकते होते, क्योंकि सब में से फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता, या सारे ही इंसुलेटर होते, किसी में से भी इलेक्ट्रॉन को ना निकाला जाता। इसका मतलब यह है कि एटम टू एटम ये चीज वेरी करती है कि कौन सा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से या कितनी स्ट्रेंथ से होल्ड करके खड़ा हुआ है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात हमें। अब होता क्या है मेरे बच्चे, जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हो, दो चीजों को आपस में रब करते हो, मान लो एक ये चीज है एक ये चीज है, आपने दो चीजों को आपस में रब किया तो होगा क्या? मान लो ये एक मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है। हो सकता है ये वाला जो मटेरियल है, इसको मैं कह रहा हूं मेरा सीधा हाथ, मेरे सीधे हाथ में कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसके एटम में न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को आहिस्ता से पकड़ा हुआ है उल्टे हाथ के मटेरियल के मुकाबले में। या आप यूं कह लो, उल्टे हाथ के जो मटेरियल है इसमें न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रेंथ से होल्ड किया हुआ है। भाई जब भी आप दो चीजों को रब करोगे आपस में, when you are rubbing two things together, तो ये तो तय है कि दो अलग मटेरियल है,
यह भी तय है कि हर मटेरियल में जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की अलग अलग स्ट्रेंथ रखता है। तो दोनों में से एक जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी दूसरे के मुकाबले में। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रेंथ कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, दूसरे वाले के पास आ जाएगा। जब आप रब करोगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन होगा क्या कि जिसके पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहां से निकल जाएंगे और दूसरे के पास आ जाएंगे। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे आपने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यहां पे है, ये मान लो मेरा बेटा, एक मेरे पास है ग्लास रॉड, ये क्या है, एक ग्लास की रॉड है। बोला ठीक है सर। और यहां पे मेरे पास मान लो ऐसे करके एक ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क होता है ना जिसकी ख़वातीन साड़ियां भी बनाती हैं, एक ये सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है। अभी क्या सूरत हाल है, अभी जो है ना ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, नेट चार्ज जीरो है। अब नेट चार्ज जीरो का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेट चार्ज जीरो का मतलब है इस ग्लास रॉड में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इस सिल्क के कपड़े का नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन है भाई साहब उतने ही क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा बेटा जब मैंने इन दोनों को आपस में रब करना शुरू किया तो रब करने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना आएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। भाई व्हेन टू सरफेसेस आर रब टुगेदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में से एक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हल्का पकड़ा होगा, एक ने तेज पकड़ा होगा। या आप बोलोगे एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखने की, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की सलाहियत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन को रोके रखने की, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की सलाहियत। बोला ठीक है सर। अब होता क्या है, अगर ग्लास और सिल्क का कंपैरिजन किया जाए तो आप देखोगे कि सिल्क की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की सलाहियत, वो ज्यादा है, और ग्लास की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या है, कम है। यानी कि गिलास के जो न्यूक्लियस हैं इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को, गिलास के एटम में न्यूक्लियस जो है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को आहिस्ता से पकड़ा हुआ है, किसके मुकाबले में, सिल्क के मुकाबले में। जब आपने इन दोनों को आपस में, जैसे मान लो ये कपड़ा था, ये मान लो मेरे पास सिल्क का कपड़ा था और ये मान लो ग्लास रॉड था, आपने ऐसे 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 करके इसको क्या किया, रब किया। तो रब करने की वजह से जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी वो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये अपने क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये अपने ये उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मेरे बच्चे फिर होगा क्या, समझिएगा जरा, ये होगा क्या, होगा ये कि मेरा बेटा आपके पास ये जो ग्लास रॉड था, जब आपने ऐसे किया, समझना, जो ये ग्लास रॉड था इसके ऊपर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे करके, और यहां पे इस सिल्क के पास आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे करके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे करके क्या होगा मेरे बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ओवरऑल चार्ज आपके पास कैसा होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व का क्या मतलब है, मान लो इस ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस सिल्क ने डेफिनेटली वही 10 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। क्योंकि हमें यह बात पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा ओबे करता है कायनात में। चार्ज पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कम हुए तो यहां पे आपको वो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसकी पूरी बॉडी में प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके मुकाबले में इजाफी इलेक्ट्रॉन इसने ग्लास रॉड से भी ले लिए, तो आपके पास इस केस में ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये भी कोई लाजमी नहीं है कि हमेशा सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। एक और मिसाल लेते हैं, बलूचिस्तान बोर्ड में ये वाली मिसाल आपको दी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्लास्टिक रॉड है, कौन सी रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइप का प्लास्टिक समझ लो आप। ये मान लो मेरा बेटा मेरे पास एक प्लास्टिक रॉड है, या आप यहाँ पे एबेनाइट रॉड भी ले सकते हो। एबेनाइट रॉड कौन सी होती है, हार्ड रबर की रॉड, एबेनाइट रॉड भी लेते हैं बाज़ जगह पे। और यहाँ पे मेरे पास मान लो सिल्क है, ये मेरे पास क्या है, सिल्क है। शुरू में दोनों क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन जब मैंने ऐसे करके, ये प्लास्टिक रॉड अलग होती है, वैसे एबेनाइट रॉड अलग होती है। प्लास्टिक रॉड को मैंने रब किया सिल्क के ऊपर, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हुआ,
प्लास्टिक रॉड और सिल्क, या प्लास्टिक और सिल्क की अगर आप बात करोगे तो सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है किसके मुकाबले में, प्लास्टिक के मुकाबले में। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड किया हुआ है एज कंपेयर टू सिल्क। तो इस केस में क्या होगा, सिल्क इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और प्लास्टिक वाले के ऊपर जो मेरे बच्चे चार्ज है वो कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। जहन में रखना, यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा भाई साहब, नेगेटिव आ जाएगा। और ये चार्ज जो है ना हमेशा आउटर सरफेस पे आता है, ठीक है। ये भी आपको समझाऊंगा कि चार्ज आउटर सरफेस पे क्यों आता है। चलो, वैसे तो इससे यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अंदर भी ड्रॉ कर दूं, लेकिन बेहतर है सही कॉन्सेप्ट ही लेके चले हम हर जगह। चार्ज आउटर पे आता है, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मजाक है, यहाँ आपने बोला सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, वहां कह दिया कम है। अरे भाई देख, समझ, बहुत सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है समझना। देखो, ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना 3 लोग हैं, एक का नाम मैंने रखा ए, एक का नाम रखा बी, एक का नाम रखा सी, ठीक है। ए के पास मान लो 100 रुपये हैं, बी के पास मान लो 1000 रुपये हैं, और सी के पास मान लो मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये। अगर मैं ए और बी का कंपैरिजन करूं, मुझे बताओ कौन अमीर है, बी अमीर है ए के मुकाबले में, समझ आती है। अगर मैं बी और सी का कंपैरिजन करूं तो कौन अमीर है, सी अमीर है बी के मुकाबले में। अब आपको प्रॉब्लम वही वाली होनी चाहिए, क्या आपको मुझे बोलना चाहिए कि सर मुझे ये बताएं ज़रा, आप कभी बी को अमीर कह रहे हैं, कभी गरीब कह रहे हैं। देखो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, देखो बी के पास तो एक सर्टेन वैल्यू है ना, जब आप इसको यहाँ ए से मिला रहे हो तो बी अमीर है, लेकिन जब यहाँ सी से मिला रहे हो तो बी क्या है, गरीब है। इसी तरीके से सिल्क के जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्ड हुए हुए हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन देम, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है। ये साथ में आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू कम है या ज्यादा। हो सकता है जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या जितनी स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को सिल्क के न्यूक्लियस ने होल्ड किया वो, उससे कहीं गुना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्लास्टिक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को किया हो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके मुकाबले में कम हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। और यहां पे भी ऐसे ही है, यहां पे गिलास ने हल्के उससे किया हो और सिल्क ने ज्यादा उससे किया हो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है और कौन कम अच्छे से होल्ड करता है। तो मेरे बच्चे इसका आंसर है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। आप नेट, ये आपके कोर्स में नहीं है कहीं भी, वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला तो ना आपको भी बता दें। हमें कैसे पता चलता है, एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हम मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी स्ट्रेंथ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो आप देखोगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, मैं यहां पे साइड में डिस्प्ले भी करा दूंगा, मैं टाइम स्टैम्प नोट कर लूं। तो मेरे बच्चे ये आपको अब नजर भी आ रही होगी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में आप देखोगे डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसके अंदर आप जितना ऊपर होते हो ना, उतना मतलब यह है कि उसके पॉजिटिव चार्ज होने की सलाहियत ज्यादा है। यानी कि जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जितना ऊपर एलिमेंट है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत उतनी ज्यादा है। जो जितना नीचे जाता जाएगा ना, इसका मतलब उसके नेगेटिव चार्ज होने की सलाहियत ज्यादा है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो सलाहियत है ना, वो उतनी क्या है, ज्यादा है। तो मेरे बच्चे हमने सीखा क्या, फिर मैं इस पूरी चीज को समअप कर दूं। अब आपको याद भी आ रहा होगा, या आपने अपने 9th मैट्रिक के अंदर लाजमन डिस्कस किया होगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर आपके पास जो सबसे पहला मेथड है उसमें क्या है, रबिंग। रबिंग में क्या है, जब कभी भी आप दो नॉन मेटेलिक बॉडीज को रब करते हो, दोनों नॉन मेटेलिक हो कोई लाजमी नहीं है, एक नॉन मेटल जरूर होना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। खैर, जब आप दो बॉडीज को रब करते हो तो दोनों का जो न्यूक्लियस है, उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग स्ट्रेंथ से होल्ड किया हुआ है। एक की स्ट्रेंथ दूसरे के मुकाबले में कम होगी, या यूं कह लो एक की स्ट्रेंथ दूसरे के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन इस फ्रिक्शन की वजह से लूज होगा, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके पास चला जाएगा। इसको आप कहते हो चार्जिंग ड्यू टू रबिंग, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या स्टैटिक चार्ज, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
फिर हमने देखा जैसे आप ग्लास को जब सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे करेगा और जितने ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। सिमिलरली प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की रॉड की जब आप सिल्क से कंपैरिजन करोगे या एबेनाइट रॉड की जब आप सिल्क के साथ रबिंग करोगे तो इन दोनों की, एबेनाइट हो जो कि हार्ड रबर है या प्लास्टिक रॉड हो, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, सिल्क के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस जो सिल्क के लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिर जाएंगे और प्लास्टिक रॉड के पास चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की सलाहियत कितनी ज्यादा या कितनी कम है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं और अगला मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला मेथड है वो कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला क्या था, चार्जिंग बाय रबिंग, समझ लिया हमने, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं वो जा रहे हैं और जिस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखने की, उसके पास जा रहे हैं, उसको आप कह रहे थे कि चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन या चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। अब अगला आपके पास है जिसको आप कहते हो चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। अब देखो मेरे बच्चे, कंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, उससे पहले एक चीज समझ लो। मान लो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास एक कोई मेटेलिक स्फीयर है। मेटल्स के बारे में आपको पता है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, आपने इस मेटेलिक स्फीयर को मान लो 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए। सोच के देखो, जब तक आपने इसको 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं किए थे, जब तक आपने इसको 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं किए थे, तब तक इस कंडक्टर के ऊपर जो नेट चार्ज था वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस मेटल स्फीयर के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। और अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कंडक्टर्स के पास भले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है नेट। ठीक है, तो ये कंडक्टर न्यूट्रल था, आपने इसको 10 इलेक्ट्रॉन दिए, मान लो इस पॉइंट पे आपने 10 इलेक्ट्रॉन इसमें इंजेक्ट कर दिए। अब कंडक्टर के अंदर सलाहियत क्या होती है कि कंडक्टर चार्ज की मोबिलिटी को आसान करता है या चार्ज की मोबिलिटी को फेवर करता है। कंडक्टर के अंदर खुद के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो जो आपने यहां पे दिए, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के देने की वजह से पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। क्यों भाई, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई, ज्यादा हो गई प्रोटॉन्स के मुकाबले में, तो नेट चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रुके नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ये रिपेल करेंगे और एक दूसरे से जितना दूर हो सकता है जाने की कोशिश करेंगे। समझना गौर से, आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जितना दूर एक दूसरे से हो सकता है जाने की कोशिश करेंगे, और नतीजे में करते 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 ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये बात मैं बता रहा था। आप जब भी कभी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, उसे चार्ज करने के लिए या पॉजिटिव चार्ज देते हो या नेगेटिव चार्ज देते हो, वो सारा का सारा जो आप चार्ज देते हो वो कहां पे डिपॉजिट हुआ होता है, बाहर। कहां पे, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे डिपॉजिट हुआ होता है। क्यों, कंडक्टर के अंदर आपका फ्री चार्ज मूव कर सकता है। जैसे ही आप कंडक्टर में एक पॉइंट पे चार्ज दोगे, ड्यू टू रिपल्जन आपस के अंदर वो एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेगा और उसके नतीजे में वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ जाती है। सेम केस होता अगर आप पॉजिटिव चार्ज भी देते। मान लो आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया, भाई जब तक नहीं दिया था तब तक ये कंडक्टर था, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था, जीरो था। ठीक है, जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, अब वो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा और एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेगा और नतीजतन क्या होगा कि इस कंडक्टर के सरफेस पे जाके वो एक्सेस दिया गया चार्ज ऐसे करके डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपने अपने पास एक छोटी सी लाइन जो नोट कर लेनी है, मैंने अपने नोट्स में भी वो लाइन नोट करके लिखी थी, उस लाइन को नोट कर लो। लाइन क्या है मेरे बच्चे,
लाइन ये है कि when charge is supplied to a metallic body due to its conducting behavior, the charges excess electrons as negative charges or electron deficiency as positive charge within the volume of body repel each other and spread outward till these all charges reach the outer surface of the body as shown in this figure जो आपके सामने बनी हुई है. Always remember that in the case of a charged metallic body, whole of its charge reside only on the outer surface. सारा का सारा चार्ज कहां पे होता है? आउटर सरफेस पे रहता हैगा. क्यों आता है बता दिया हमने ये बात. बोला सर ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है. ठीक है, इसको आपने नोट भी कर लिया जो मैंने अभी नोट से आपको नोट कराया. अब समझते हैं कि चार्ज ड्यू टू कंडक्शन जो है ना वो क्या होता है. जो मैंने अभी पॉइंट पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड माजी में एक सवाल पूछा गया है बहुत पहले, मतलब जब सिंध बोर्ड की पुरानी जो किताब थी उससे भी पुरानी किताब थी ना, काफ़ी पुरानी बात है. मतलब ये 2000 के पास पेपर्स के अंदर आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो. सिंध की अभी एक नई किताब आई है, उससे पहले एक किताब थी जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी. मैं खुद सिंध बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ. उससे पहले एक किताब हुआ करती थी जिसके अंदर ये वाला फिनोमिना 12th क्लास में दिया हुआ था. उस टाइम पे 2000 के पेपर्स के अंदर आपको किसी यूनिवर्सिटी के वो सवाल देखेगा जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको कराता हूँ. पहले ये हम चार्ज ड्यू टू कंडक्शन पूरा कर लें. मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास कोई एक मेटेलिक स्फीयर है और इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दिया हुआ है, या नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं. नेगेटिव चार्ज से समझना आसान हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज से भी समझना आसान है. पॉजिटिव चार्ज के बारे में आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आता है, जो भी लिखवाया भी था. मान लो मैंने इसको कुछ नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है. सर इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? भाई मैंने इसको कुछ इजाफी इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टर है लेकिन न्यूट्रल है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है. मैंने इसे क्या किया, एक अदद ऐसे करके थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया. ये एक ऐसी वायर है जो कि चार्ज को फ्लो कराने की सलाहियत रखती है. अब आप सोचो होगा क्या, इमेजिन करो क्या होगा. यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूं. सर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों बनाया? अभी तो बताया कि जो भी आपकी कंडक्टिंग बॉडी है उसको जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वो उसके आउटर सरफेस पे रिजाइड कर रहा होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज ड्यू टू रिपल्जन अमंग देमसेल्फ एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, तो यहां आ जाएगा. ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप इमेजिन करो इस मेटेलिक सरफेस पे अभी नेट चार्ज कितना है? 0 है. इस इलेक्ट्रॉन की जरा कंडीशन देखो, इसके बगल में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल कर रहा है. जी सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है. गोया कि इस इलेक्ट्रॉन को आजू बाजू हर जगह से रिपल्जन का सामना है. ये बोलेगा दादा एक रास्ता बना है जो मैं यहां जा सकता हूं, तो मैं उठ के यहां चला जाता हूं. ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के क्या होगा, यहां आ जाएगा. इस फिनोमिना को कहते हैं चार्ज ड्यू टू कंडक्शन. आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, इन्हें आपस में टच कर दिया या इन्हें कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, यानी कि किसी ऐसी तरह कनेक्ट कर दिया कि चार्ज मूव कर सकता है. तो यहां का पोटेंशियल आपके पास क्या है? ज्यादा है. क्यों? या आप यूं कह लो कि अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. वैसे इसका सही कॉन्सेप्ट तो क्या है कि एक जगह का पोटेंशियल ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक जगह का पोटेंशियल क्या है? कम है. और चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल एक बराबर ना हो जाए. अभी तक हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. आगे चल के हम पोटेंशियल भी पढ़ेंगे और इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना चार्ज यहां से वहां जाएगा. अभी सिर्फ इतना समझना है कि चार्ज ड्यू टू कंडक्शन क्या है. पोटेंशियल को सबको भाड़ में डालो, हमने पढ़ा ही नहीं है, तक पढ़ेंगे, पूरा तफसील से पढ़ेंगे कि कितना चार्ज यहां आएगा, कब चार्ज का आना रुक जाएगा, सब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा. अभी नहीं पढ़ा. अभी फिलहाल समझो क्या था. देखो फिर समझो, एक मान लो आपका मेटेलिक स्फीयर था. बोला ठीक है सर. एक मान लो आपका ऐसे मेटेलिक स्फीयर था. सबसे पहले ये चीज, एक मेटेलिक स्फीयर था, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया. अब पहली बात तो ये चार्ज यहां रुकेगा नहीं. सर अगर ये नॉन मेटल होता, इंसुलेटर होता, फिर इंसुलेटर होता तो मैं जिस पॉइंट पे चार्ज इजाफी देता वो उसी पॉइंट पर रहता, क्योंकि इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को नहीं सपोर्ट करता. यही तो पढ़ाया था.
अगर ये कंडक्टर है तो ये चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करता है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दिए, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को धक्कन धुक्की करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब दूर जाते जाते यहाँ पे आके अपने आप को डिपॉजिट करते जाएंगे। यानी कि हमने ये बात पढ़ ली कि इन द केस जब कभी भी आप किसी मेटल को चार्ज करते हो तो मेटल बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर चार्ज सारा का सारा क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई। अब मैंने एक थिन वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, एक और मेटल स्फीयर के साथ जो कि बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने बोला इस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन इमेजिन करके क्या होगा क्या कि यार ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी रिपल्जन का सामना कर रहा है, इधर से भी रिपल्जन का सामना कर रहा है। सामने देखेगा तो सामने उसको एक तरह से अट्रैक्शन मिलेगी। क्यों अट्रैक्शन? क्योंकि वहां पे कोई रिपल्जन नहीं है। वहां पे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला जाए तो इस रिपल्जन के कह लो के कैद से आजाद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां जाएगा। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, कुछ देर के बाद क्या होगा यार, एक तो तुम जो है ना, कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ये होगा कि यहां पे भी आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर मान लो यहां पे इसको कनेक्ट करने से पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, बस फर्क इतना है कि एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और कनेक्ट करने से पहले यहां 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो होगा क्या, कनेक्ट करने के बाद यहां पे 50 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और यहां पे भी कितने हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब नहीं है कि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहां पे भी पैदा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होता, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अब आप सोचो सर सारे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चले जाएंगे, भाई खुद सोच, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो अब इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो फर्दर आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उतनी खुशी से नहीं आ सकता। देखो कॉन्सेप्ट का फील लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस लेक्चर सीरीज का तो मकसद यही है ना कि आपको बगैर टाइम की परवाह किए कॉन्सेप्ट का फील दिलाया जाए। तो देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, वो खुशी से आया, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब सोचो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले ही आ गया है तो गोया ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है, माइनस ई चार्ज है इसका, तो अब वो आने वाले को रिपेल करेगा। चलो वो भी आ गया क्योंकि पीछे से रिपल्जन ज्यादा है, आगे से रिपल्जन कम है। होते 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 एक वक्त आएगा जब दोनों का पोटेंशियल एक बराबर हो जाएगा। एक बराबर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो उससे कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही, वो बोलेगा इधर भी उतनी रिपल्जन का सामना है, इधर भी उतनी रिपल्जन का सामना है, मैं यहां से यहां क्यों जाऊं। तो जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, कि आपने एक चार्ज बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, इनके दरमियान में कोई कंडक्टिंग मीडियम कनेक्ट किया कि जिसकी वजह से ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करके गया फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। वो जो एक सवाल बता रहा था वो सवाल पहले मैं लिख दूं फिर आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, ये एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, बहुत पुराना सवाल है, आज से 23 साल पहले का, जब अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। कहते हैं सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था, सोप बबल जो होता है ये एक अदद कंडक्टर होता है। तो सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज और उसके अंदर क्या होता है, एयर होता है। तो इसका मतलब आपने सोप बबल को जो भी चार्ज दिया होगा वो उसके आउटर लेयर पे डिपॉजिट हुआ होगा। बोला ठीक है सर। कहता है आपने सोप बबल को एक नेगेटिव चार्ज दिया, मान लो ये सोप बबल है, ऐसे आपने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो अंदर तो उसके एयर है, तो आपके पास क्या सूरत हाल है, ऐसे करके वो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आती है। इसके रेडियस को क्या होगा, इमेजिन करो, जब मेरा बेटा इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। देखो अगर मैं यहाँ इमेजिन करूँ, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले को ऐसे करके रिपेल करेगा, ये वाला इसे ऐसे करके रिपेल करेगा, यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज इसे ऐसे करके रिपेल करेगा और ये वाला इसे ऐसे करके रिपेल करेगा। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इसको ऐसे करके रिपेल करेगा और ये वाला इसे ऐसे करके रिपेल करेगा, यानी कि ये सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो नेगेटिव चार्ज इस सोप बबल से चिपका हुआ है वो ऐसे बाहर की तरफ खिंच रहा है, ये भी ऐसे खिंच रहा है, ये भी ऐसे खिंच रहा है, मतलब जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इस रिपेल की वजह से ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ऐसे आउटवर्ड फोर्स
फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो इसका रेडियस होता है, ये रेडियस स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा इट्स रेडियस स्लाइटली इंक्रीजेस, ये होता है आपके पास। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है कि आपके पास जो चार्ज है वो कहाँ पे आता है, किसी आउटर बाउंड्री पे आ रहा होता है। उसी से कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास ये वाला था। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है और सबसे अहम कॉन्सेप्ट वो है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अच्छे से देखना मेरे बच्चे कि चार्ज ड्यू टू इंडक्शन हमारे पास क्या होता है। लास्ट है ये। अब देखो मेरा बेटा, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन ये है कि आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो विदाउट प्रैक्टिकली टचिंग इट, आप उसे टच किए बगैर चार्ज कर रहे हो। समझना, मान लो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास एक इंसुलेटर स्टैंड है और इस इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर मैंने ऐसे करके एक स्फेयर रखा हुआ है। बोला ठीक है सर, ये मेटल का स्फेयर है और ये मेरा एक इंसुलेटर है। ये मेरा क्या है, एक इंसुलेटर स्टैंड है। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मेरा मेटल स्फेयर है। बोला ठीक है। अब आपका जो मेटल स्फेयर है, गौर से, मेटल स्फेयर है वो कंडक्टर है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस मेटल स्फेयर का नेट चार्ज क्या है, तो बेटा इसका नेट चार्ज 0 है। क्यों भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जिन एटम से निकले हैं वो भी तो एस पॉजिटिव आइंस उसी के अंदर है। तो जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे एक रॉड लेकर आया। मान लो एक रॉड लेकर आया मैं, और ये रॉड कैसी थी, ये रॉड मेरे पास मान लो पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी। कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। इसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। अब क्या, इसको मैंने इससे लाके छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, एक में पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आया। बोला ठीक है सर। अब आप इमेजिन करो कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं वो इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है वो इस स्फीयर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहां पे आ गए। सर सारे नहीं आएंगे, नहीं सारे नहीं आएंगे, अभी कुछ आए हैं। मान लो इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन थे, 1000 में से मान लो 400 इलेक्ट्रॉन आ गए। सर सारे क्यों नहीं आएंगे? अबे बताऊंगा ना, सब्र तो कर, हौसला तो रख, सब बताऊंगा। अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक साइड नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो गई। भाई जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आए होंगे। ऐसे ही है, मतलब मान लो पहले क्या था, समझना, पहले क्या था, ये जो कंडक्टर था इसमें पॉजिटिव आइंस, गौर से सुनना, इसमें पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे कि हर जगह पे एक जैसा हिसाब किताब था। ऐसा नहीं था कि कंडक्टर के एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। समझ में आ रही है? देखो समझो, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन। अब देखो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा तादाद यहां जमा होना शुरू हो गई ड्यू टू दिस चार्ज रॉड। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ऑपोजिट एंड पे जो जगह है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? भाई ऑपोजिट एंड पे जो जगह है वो क्या हो जाएगी? देखो कंडक्टर में नेचुरली क्या होता है कि हर जगह पे पॉजिटिव आयन भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे आ गए, ये मान लो कंडक्टर रॉड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आइंस भी हैं हर जगह। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आऊं तो इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन भी खिसक खिसक के इधर आना शुरू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड में बढ़ गई और इस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो मैं कहूंगा ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई है और ये वाली साइड क्या हो गई है, नेगेटिव। ऐसा कुछ हुआ यहां पे भी। जब मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आया तो इधर से इलेक्ट्रॉन सारे इधर आना शुरू हो गए, तो इस साइड पे आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, अभी भी स्फीयर का नेट चार्ज क्या है, 0 है। भाई सोच के देखो, इसके ऊपर डायरेक्टली एक सवाल पूछा गया है, सोच के देखो भाई नेट चार्ज 0 क्यों है? नेट चार्ज 0 इसलिए कि कंडक्टर के अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन आया है ना इलेक्ट्रॉन गया। भाई इसी की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट चार्ज नहीं आता, ध्यान में रखना। नेट चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो अभी कोई ना इलेक्ट्रॉन आया है ना गया है। भाई आपने उसको छुआ थोड़ी है, आपने तो दूर रखा हुआ है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज रॉड है। बोला ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन खिसक के यहां आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन यहां पे कब तक जमा होते रहेंगे? देखो ये मान लो ये स्फीयर है जिसको मैं बड़ा सा करके दिखा रहा हूं, और यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ले आए। बोला ठीक है सर। हुआ क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहां पे आके जमा हो गए और यहां पे आपके पास ऑपोजिट एंड पे क्या हो गया, सारा का सारा पॉजिटिव आ गया। सर सारे क्यों नहीं आए? अभी समझते हैं। यहां मान लो ये एक और इलेक्ट्रॉन है।
अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है इस जगह पे, क्योंकि ये वाली जो रॉड है ये क्या कर रही है, इसे फोर्स लगा रही है इधर लाने के लिए, ये इस पे फोर्स लगा रही है, रॉड की फोर्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रही है। और से देखना, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हुआ है ये इसे यहां, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, मैं ये समझा रहा हूं कि सारा फ्री इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं आएगा, मतलब आएगा एक टाइम तक, जैसे मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 400 आ गए, अब 401वां नहीं आ रहा, ये 400 मैंने मिसाल ली है, 401वां क्यों नहीं आ रहा, ये मान लो वो 401वां इलेक्ट्रॉन है जो यहां आना चाहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड इसे अपने पास बुला रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहां पे चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इसको आगे धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। तो बताने का मकसद क्या है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस वाले साइड पे तब तक आते रहेंगे जब तक यहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज रॉड जितना इसे अपने पास बुला रहा है, ये नेगेटिव वाला इसे उतने से आगे धक्का दे रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन मजीद नहीं आएगा, भले यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो तब भी नहीं आएगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बात तो हमने समझ ली कि हमारे पास क्या, अभी तक हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि जब कभी भी आप किसी पॉजिटिव चार्ज रॉड को किसी कंडक्टर के, जो कि न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकर आते हो तो इसके एंड्स पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाता है। अगर आप, अब सुनना गौर से, अगर आप रॉड को रिमूव कर दो, इफ द रॉड इज रिमूव्ड, अगर आपने रॉड को रिमूव कर दिया तो ये जो आपका स्फीयर था ये अपनी पहली वाली हालत में वापस चला जाएगा, और नेट चार्ज तो पहले भी जीरो था, अब भी नेट चार्ज जीरो है, समझ, मतलब ये पहली वाली हालत में चला जाएगा, यानी कि अब ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव नहीं रहेगी अगर आपने ये पॉजिटिव चार्ज रॉड यहां से हटा दी। सही हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। सर चार्जिंग कैसे हुई, फिर समझ लो। एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आया, ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसको पॉजिटिव चार्ज रॉड ने अपने पास बुला लिया, तो ये वाली जो स्फीयर की साइड थी वो स्लाइड नेगेटिव हो गई, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये साइड क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन अगर बात की जाए तो आपका ओवरऑल जो ये मेटेलिक स्फीयर था एज ए होल ये अभी भी न्यूट्रल रहा, क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। और जैसे ही आपने यहां से अपने रॉड को रिमूव किया तो वंस द रॉड इज रिमूव्ड ये स्फीयर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस खत्म हो गया। बोला ठीक है सर। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं एक स्टेप। अगर हम क्या करते हैं, गौर से सुनना, यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाया और यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास ये सूरत हाल हो गई कि यहाँ पे हमारे पास आ गया नेगेटिव साइड और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। और मैंने क्या किया, गौर से सुनना, यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे करके इंसुलेटर था ना, मैंने क्या किया, गौर से देखना, मैंने इधर करके इसको अर्थ कर दिया, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आपने सुना है ना कि हम अपने सर्किट, जो हमारे घर में सर्किट होता है उसको कहते हैं यार अर्थ लाजमी कनेक्ट करो, हमें बचाएगा। अर्थिंग में क्या होता है कि अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स या एज अ सिंक ऑफ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वो जगह है जहां पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स को आप डंप कर सकते हो या जहां से आप इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हो। अब देखो, ये वाली साइड आपके पास क्या है, पॉजिटिव, और यहां वाली साइड आपके पास क्या है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां चला गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड कनेक्ट करी और उस रॉड को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। सुनना गौर से, मैं ये बता रहा हूं कि चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन में आप स्फीयर पे चार्ज रिटेन कैसे रख सकते हो। देखो अभी रिटेन नहीं रहा चार्ज, आप रॉड लेकर आए, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, लेकिन वंस द रॉड इज रिमूव्ड स्फीयर वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो। अब चार्ज रिटेन कैसे रहेगा वो बता रहा हूं। आपने क्या किया, यहां ग्लास रॉड रखी और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, आपने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थिंग रॉड से या इसको आपने ग्राउंड कर दिया। अब ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा, या आप कहोगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर आएंगे। सर इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऊपर आएंगे, भाई ये साइड पॉजिटिव है और नीचे अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर अट्रैक्शन ऑफर हो रही होगी। क्यों भाई, नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव साइड दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर आना शुरू हो गए। तो गोया कि आप ये कहोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चला गया। भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी तभी तो पॉजिटिव चार्ज था, जब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो वो डेफिशिएंसी क्या हो गई, खत्म हो गई।
अब समझना, अब आपने ये जो रॉड था जिससे अर्थ किया हुआ था इसको भी हटा दिया और इस ग्लास रॉड को भी हटा दिया। अब जब आप देखोगे तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज रह गया और आपका जो स्फीयर है वो कैसा हो चुका है, नेगेटिव चार्ज हो चुका है। फिर सुनो आहिस्ता आहिस्ता, फिर सुनो, यहां पे आपको मैंने एक तस्वीर भी दिखाई है, उस तस्वीर के अंदर देखो यही बात जो है ना वो आपको समझाई गई है। मैं अपने पास टाइमिंग भी नोट कर लूं जहां पे आपको ये तस्वीर दिखानी है। तो मेरे बच्चे आपको देखो यही पूरी की पूरी चीज़ दिखाई गई है। मैंने क्या बोला, मैं फिर आपको समझा भी देता हूं, फिर आपको मैं बता भी देता हूं, समझना। देखो चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन में या इंड्यूस चार्ज बेसिकली क्या होता है कि आप बगैर टच किए चार्ज कर रहे हो। फ्रिक्शन में भी टच कर रहे थे, फ्रिक्शन के अंदर हमने ये कहा था ना कि दोनों में से एक बॉडी का नॉन मेटल होना जरूरी है, उसकी भी रीजन सुन लो। देखो अगर दोनों मेटेलिक बॉडीज होंगी तो दोनों मेटेलिक बॉडीज को जब आप रब करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जिसने लूजली हेल्ड किया होगा, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। लेकिन जब आप रब करोगे तो चूंकि दोनों मेटेलिक बॉडीज है तो कंडक्शन की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को जब आप कनेक्ट करते हो आपस में कंडक्टिंग मीडियम के हिसाब से तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो अगर मेटेलिक बॉडीज को आप रब करोगे तो उसकी वजह से उनको आप चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन वापस फ्लो कर जाएगा और उनका वो जो कह लो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो फ्रिक्शन के अंदर दोनों में से एक का नॉन मेटल होना या दोनों का नॉन मेटल होना जरूरी है, एक तो एटलीस्ट नॉन मेटल होना ही चाहिए। खैर इंडक्शन में क्या था, आपने इस रॉड को इसके साथ छुआ नहीं था, जब आप यहां पे लेकर आए पॉजिटिव चार्ज था तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। जैसे ही आपने रॉड को रिमूव किया ये कंडीशन खत्म हो गई, जो इंड्यूस चार्ज था वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला गया और नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब नेट चार्ज को रिटेन कैसे रखना है वो बता रहा हूं। आपने क्या किया भाई साहब, आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। भाई पहले कंडक्टर के अंदर हर जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, हर जगह पे पॉजिटिव आयंस थे। अब जब आप पॉजिटिव चार्ज रॉड यहां ले आए तो फ्री इलेक्ट्रॉन उछल उछल के यहां आ गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसको पॉजिटिव साइड कह दिया। आपने एक कनेक्टिंग रॉड से इसे अर्थ में कनेक्ट कर दिया, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। कब तक, जब तक कि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके पास, इधर आ गए। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप इमेजिन करो जरा हुआ क्या है। देखो जब तक ये वाली सूरत हाल थी इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक बराबर थी। अब आपने जमीन से 100 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए तो गोया के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। भाई आपने जब यहां कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। भाई पॉजिटिव चार्ज नीचे जाने से मुराद ये नहीं है प्रोटॉन नीचे चले गए, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। भाई यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, वो 100 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए तो वो 100 इलेक्ट्रॉन की जगह यहां चली गई, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया। प्रोटॉन नहीं जाता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेसेस थी, मान लो 100, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस से नीचे ले गई। यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहां आया है तो 100 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आया होगा, गोया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां चली गई और इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नीचे चली गई। तो अब आपने इसको हटाया, इसको हटाया, तो यहां पे आपको पता चल गया कि इसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया और ये कंडक्टर बॉडी है तो वो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल कर करके अपने आप को ऐसे करके आउटवर्ड वो एक्सप्रेस कर रहा होगा और आपको उसके सरफेस पे नजर आ रहा होगा, ऐसे आउटर सरफेस पे अपने आप को फैला देगा। ये 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने आप को आप बाहर फैला देंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अब ये तो हो गया कि आपके पास अगर कोई मेटेलिक बॉडी थी या कोई कंडक्टर बॉडी थी तो कंडक्टर बॉडी के अंदर कैसे चार्ज आया, ये बात हमें समझ में आ गई। भाई ये कंडक्टर था, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर बॉडी के अंदर चार्ज ड्यू टू इंडक्शन का फिनोमेना ऐसे होता है। समझ में आ गई बात। अब अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसमें भी चार्ज ड्यू टू इंडक्शन का फिनोमेना होता है, वो कैसे होता है उसको समझते हैं, इसको छाप लो। ये था चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन इन कह लो कंडक्टिंग बॉडी या मेटेलिक कंडक्टर्स। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो इंसुलेटर हैं उनके अंदर चार्ज इंडक्शन का फिनोमेना किस तरह से होता है, उसमें भी होता है। समझो पहले मेरा बेटा आप ये देख लो कि हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। फिर से एक बार,
ये मेरा बेटा हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके सराउंडिंग में ऐसे करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, या जिनको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हो। अगर आप गौर से देखोगे तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप सोचो, इमेजिन करो जरा, इमेजिन करो यहां पे यकीनन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, ऐसे गोल 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 घूम रहे होंगे। अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ला करके रख देता हूं, सोचो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ला करके रख देता हूं, क्या मैं कह सकता हूं ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को भले से इन ऑर्बिट से निकाल नहीं सकता, इतनी इसकी औकात नहीं है कि इतनी फोर्स लगा दे कि ये वहां से निकल जाए, लेकिन ये तो तय है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, और साथ में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस न्यूक्लियस को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो होगा क्या कि आपका जो न्यूक्लियस है ये एक साइड पे होना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप बोलोगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। पहले आपका न्यूक्लियस क्या था, ज्योमेट्रिकल सेंटर में था। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा भाई, ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े चिपका रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये पढ़ाया गया हो या नहीं पढ़ाया गया हो, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आगे चल के कैपेसिटर्स तक के अंदर हम यही सब कुछ पढ़े होंगे, पोलराइजेशन का फिनोमेना। ये न्यूक्लियस कहां था, सेंटर में था, फिर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आए। अगर नेगेटिव चार्ज लाता तो न्यूक्लियस इस साइड पे आता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस साइड पे शिफ्ट होना शुरू होता। अब चूंकि मैं यहां पे एक कैसा चार्ज लाया हूं, पॉजिटिव चार्ज लाया हूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सारे के सारे इस साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो गए और न्यूक्लियस इस साइड पे आना शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं, ऐसे बना के शो करते हैं, इसको हम कहते हैं डाइपोल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, डाइपोल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको हम, डाइपोल फॉर्मेशन। गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां शेल से निकल के बाहर नहीं गया, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर ही है, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस अंदाज में था कि न्यूक्लियस वाज सिचुएटेड एट द सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो गया, कौन सी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गया। इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं गया, इलेक्ट्रॉन वही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुकाव बढ़ गया उसका और न्यूक्लियस एक साइड पे हो गया। इसको आप कहते हो डाइपोल फॉर्मेशन। डाइपोल फॉर्मेशन, सुनना गौर से। अब देखो क्या होता है, समझो जरा यहां पे बात को, और फिर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, बल्कि दो दूंगा। ठीक है, दूसरी भी आ गई जहन में। चलो देखो गौर से, अब यहां पे होगा क्या, गौर से देखना। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई इंसुलेटर है, आगे चल के हम इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कह रहे होंगे। मान लो ये कोई हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल है, बोला ठीक है सर, और यहाँ पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो भाई इस इंसुलेटर के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो ऐसे डाइपोल्स बनाना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके। जी सर, बिल्कुल डाइपोल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आपने पढ़ा कि वो क्या करेंगे, ऐसे करके डाइपोल्स फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। और इन डाइपोल्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आना शुरू हो जाएगी। और से देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, हाँ या ना। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये एक अनचार्ज इंसुलेटेड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्या बोला, गौर से सुनना। अगर कोई चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज इंसुलेटेड बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा। चार्ज बॉडी है वो इंसुलेटेड अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा। चार्ज बॉडी को तो करेगा ही करेगा, सॉरी अपना कंडक्टिंग बॉडी को तो करेगा ही करेगा। क्या बोला, या लिख दूं पहले, अगर कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट insulated as well as conducting की spelling as well as conducting neutral body।
आप अक्सर ये चीज किताब में पढ़ोगे कि आपकी जो चार्ज बॉडी है ये हमेशा अट्रैक्ट करती है न्यूट्रल बॉडी को। ये मैंने दोनों साबित भी किया है कि इंसुलेटर को भी करेगा, कंडक्टिंग को भी करेगा। चार्ज बॉडी विल ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। कैसे, पहले समझते हैं फिर रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। देखो, ये आपके पास एक इंसुलेटर है, यस सर। ये न्यूट्रल है, यस सर। न्यूट्रल से क्या मुराद है, मैंने इसे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है भाई, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने यहां पे लाके एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज समझ लो या पॉजिटिव चार्ज बॉडी समझ लो। उसकी वजह से इसमें डाइपोल फॉर्मेशन हुई। ये जो डाइपोल फॉर्मेशन होती है ना इंसुलेटर के अंदर, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फिनोमिना भी समझ में आ गया होगा। पोलराइजेशन क्या है कि चार्ज बॉडी की वजह से इंसुलेटर के जो एटम्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन फिनोमिना। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से इसमें डाइपोल्स बने और इन डाइपोल्स की क्या आ रही है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है और यहां पे डाइपोल की कौन सी साइड आई हुई है, नेगेटिव साइड आई हुई है। तो ये जो नेगेटिव वाले साइड है, इसको ये पॉजिटिव वाला चार्ज अपने पास क्या कर रहा होगा भाई, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो गोया के एक इंसुलेटर और न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल इंसुलेटर बॉडी और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के दरमियान में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही है, हाँ या ना। तो आप क्या बोलोगे, एक चार्ज बॉडी एक इंसुलेटर जो कि न्यूट्रल है उसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सर डाइपोल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या ये अभी भी न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। न्यूट्रल चार्ज बॉडी कब होती है, जब उसके पास कोई चार्ज आए या जाए। क्या इसके पास डाइपोल फॉर्मेशन के दौरान कोई चार्ज आया, नहीं। कोई चार्ज गया, नहीं। तो ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। तो डाइपोल फॉर्मेशन हो गई और ये डाइपोल्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो गोया के ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इंसुलेटर भी है न्यूट्रल भी है, इसके और इस बॉडी के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो ये तो आपने सीख लिया कि चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट इंसुलेटेड न्यूट्रल बॉडी। अब ये भी देख लेते हैं कि चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी। कैसे कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा ये समझते हैं। देखो, हमारे पास ये स्फीयर है, वही जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। इसको ऐसे करके एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, बोला ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, जीरो नेट चार्ज है, कोई नेट चार्ज नहीं है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बोला ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ले आया, बोला ठीक है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन उछल 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 के यहां आ जाएंगे, यस सर। सारे आएंगे, नहीं सारे नहीं आएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जब यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बोले तो ये इसे इधर घसीटने के लिए फोर्स लगा रहा है और ये इंड्यूस चार्ज उसे आगे धक्का दे रहा है, बोला ठीक है सर। यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप इमेजिन करो, ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके और ये जो नेगेटिव साइड है, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके और ये जो नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है, इसके दरमियान में क्या मैं कह सकता हूं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। बोलो हाँ या ना, होगी। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, इसको चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, इसे चार्ज बॉडी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी। तो ध्यान में रखना, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, चाहे वो न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर हो, चाहे वो न्यूट्रल बॉडी इंसुलेटर हो। कंडक्टर होगा तब भी अट्रैक्ट करेगी, न्यूट्रल होगा तब भी अट्रैक्ट करेगी। कंडक्टर के केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी न्यूट्रल के इंसुलेटर के मुकाबले में। कंडक्टर में ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज पूरा मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां गए, इसमें चार्ज पूरा मूव नहीं कर सकता। सोचो, यहां पे भी डाइपोल बना हुआ होगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं आएगा उठ के, ये इलेक्ट्रॉन अपने क्लाउड के अंदर ही रहेगा। तो कंडक्टर और पॉजिटिव चार्ज बॉडी के दरमियान में, या कंडक्टर और चार्ज बॉडी के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होगी ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्टर और डाइपोल वाले केस में, यानी कि इंसुलेटर वाले केस में अट्रैक्शन कम होगी। लेकिन बहरहाल चार्ज बॉडी हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडीज। बात समझ में आ गई होगी। जो चार्ज बॉडी है वो हर तरह की न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसकी मिसाल लो, रियल लाइफ एग्जांपल। तो हमने सीखा क्या कि हमारे पास कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है, वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और चार्ज बॉडी कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी और इंसुलेटर न्यूट्रल बॉडी को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, लेकिन बहरहाल करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप सर में कंघी करते हो, अब कंघी में चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपके जो बाल हैं
उसमें और जो आपकी कंघी का मटेरियल है उसके अंदर किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी कम है। भाई अगर कंघा किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बालों से इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा, आपके बालों में पॉजिटिव चार्ज आएगा और कंघे में नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ये किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपके बालों में नेगेटिव चार्ज आएगा। बट इन एनी केस जब आप कंघे को बालों से फेर के हटाते हो और उसको पेपर के पास लेकर आते हो तो वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो पेपर इंसुलेटर है, पेपर क्या इंसुलेटर है, वो अट्रैक्ट कैसे हो रहा है, उसमें डाइपोल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपका जो कंघा है उसमें पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तो उस पेपर में डाइपोल की फॉर्मेशन ऐसे हो रही है कि उसके नेगेटिव कंघे की तरफ है और पॉजिटिव उससे दूर है। अगर आपके कंघे में नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो आपके कागज में, पेपर में डाइपोल फॉर्मेशन ऐसे हो रही है कि वहां पे उसका ऑपोजिट चार्ज कंघे के करीब आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पेपर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये था मेरे बच्चे हमारे पास चार्ज इंडक्शन का फिनोमेना। 3 मेथड हमने पढ़े, रबिंग वाला, कंडक्शन वाला, इंडक्शन वाला। इंडक्शन वाले में बगैर छुए, आपने इस पॉजिटिव चार्ज को लाके इससे छुआ नहीं, बगैर छुए यहां पे आपके पास चार्ज आ रहा है। लेकिन इस चार्ज के आने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि ओवरऑल चार्ज चेंज हो गया या इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। यहां पे चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, डाइपोल फॉर्मेशन हो रही है, एक साइड नेगेटिव हो रही है और एक साइड पॉजिटिव हो रही है। जब आप चार्ज हटा लोगे यहां से तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ना ये वाली साइड नेगेटिव इंड्यूस रहेगी ना ये वाली साइड पॉजिटिव इंड्यूस रहेगी। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर में हम हमारा कूलम्स लॉ शुरू करेंगे इंशाल्लाह।